वहाँ पीछे एक चेंजिंग रूम है, तुम वहाँ जाकर चेंज करके आ जाओ, तब तक मैं गाड़ी की सीट्स को ड्राई करवा लेता हूँ। सफ़र अभी लंबा है, हमने बहुत आगे तक जाना है। वो उसके कपड़े निकाल कर उसे खुद उस छोटे से कमरे में छोड़ने आया जहाँ वो आसानी से कपड़े तब्दील कर सके। आप भी चेंज कर लें, सर्दी हो जाएगी आपको। वो उसे देखते हुए बोली तो वो हल्का सा मुस्कुराया। पहले तो मैं नहीं चेंज करने वाला था, लेकिन अब तुम कह रही हो तो करना पड़ेगा। मेरी बीवी को इतनी फ़िक्र है मेरी। वो उसके गाल थपथपाते हुए बोला था। हाँ, वो कह सकती थी कि उसे उसकी फ़िक्र नहीं है, वो लम्हे में उसकी खुशफहमी दूर कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं की। न जाने क्यों वह हल्का सा मुस्कुराकर उस छोटे से कमरे में बंद हो गई। कमरा बिल्कुल साफ़ सुथरा सा था। इससे पहले उसने उसने पहले उसे हर तरफ से चेक किया कि कहीं कोई कैमरा वगैरह तो नहीं और ना ही कोई झांकने वाली जगह थी। वो पुरसकून होकर चेंज करने लगी। ये उसकी आदत थी, वो ऐसी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। थोड़ी देर में वो चेंज करके बाहर निकली तो दामियार बाहर ही खड़ा था। आप भी चेंज कर लें, मैं यहीं बाहर खड़ी हूँ। वो बाहर रुकते हुए उससे कहने लगी तो वो हल्का सा मुस्कुराया। मेरी सिक्योरिटी करोगी कि कोई अंदर आकर मुझे बिना कपड़ों के ना देख ले? वो शरारती अंदाज में बोला। जी हाँ जनाब, अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रखना पड़ता है, जाइए, वो बेख्तियार बोली, जबकि दामियार की तो आंखें ही चमक उठी। ऑफ कोर्स तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रखना चाहिए, यहीं रुकना, कोई अंदर नहीं आना चाहिए। वो सख्ती से उसे कहता मुस्कुराते हुए अंदर जा चुका था, जबकि वो वहीं दरवाजे पर खड़ी थी। थोड़ी देर में वो चेंज करके बाहर निकल आया। चलो चलकर देखते हैं कि गाड़ी ड्राई हुई या नहीं। वो उसका हाथ थामते बाहर की तरफ गया। चाय पीने को दिल कर रहा है, वो अचानक बोली तो उसने मुड़कर देखा। पेट्रोल पंप्स और वर्कशॉप्स पर चाय का कोई सिस्टम नहीं होता। ऐसा करो, तुम कुछ स्नैक्स वगैरह खा लो या जूस पी लो। वो उसे देखते हुए बोला तो उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। सिर्फ बारिश में इंजॉय करवा सकते हैं आप। बारिश में नहाने के बाद मेरा फेवरेट काम चाय पीना होता है। इबादत तो इतनी मज़े की चाय पिलाती है, बारिश में नहाने के बाद आप फेल हो रहे हैं दामियार शाह। उसे देखते हुए बोली। नो, मैं फेल होने वाला नहीं हूँ। आओ कहीं और से चाय का इंतज़ाम करता हूँ, स्पेशल तुम्हारे लिए। उसका हाथ थामते से लेकर बाहर आया। साहब जी, वो पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा सा होटल है, वहाँ पर चाय वगैरह मिल जाएगी आपको, लेकिन वहाँ ऊपर गाड़ी नहीं जाती, गाड़ी दूसरे रास्ते से आती है। वहाँ पर लोग घूमने फिरने जब जाते हैं ना, तब वहाँ से चाय वगैरह पीते हैं। और आपको कहीं चाय का होटल नहीं मिलेगा। या अल्लाह, इतना ऊपर कैसे जाएंगे? और वहाँ पर तो कोई गाड़ी भी नहीं जाती। इज़ा मायूसी से बोली। आपकी सवारी मेरी बाहें हैं मिसेज़। वो कहते हुए अगले ही लम्हे उसे उठा चुका था। वो हैरत से फटी आंखें खोले उसे देखती नफ़ी में सर हिला रही थी, जबकि वो परवाह किए बगैर ही कदम पहाड़ी की तरफ बढ़ा चुका था। दामियार, आप पास हो गए, हमें कहीं नहीं जाना, मैंने चाय नहीं पीनी। वो उसे देखते हुए बोली। इतनी बड़ी पहाड़ी और फिर वो उसे उठाकर चढ़ेगा कैसे? वो उसकी मोहब्बत के ऐसे भी कोई इम्तहान नहीं लेना चाहती थी। नो नेवर, अब चाय तो मैं तुम्हें पिला कर रहूँगा। वो उसे बोलते ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। इज़ा को बहुत अजीब भी लग रहा था और शर्मिंदगी भी हो रही थी। क्या ज़रूरत थी फरमाइश करने की उसे? बाद में कमर पकड़ कर मत बैठ जाइएगा, और मुझे कोसने की ज़रूरत भी नहीं। वो उसे देखते हुए बोली और उसके सीने पर अपना सर रख गई, जबकि वो उसे अपनी बाहों में समेटे खुद से और करीब कर गया। तुम मेरी खुशी हो, मेरा हर एहसास तुमसे जुड़ा है। अगर मैं तुम्हारी खुशी की वजह नहीं बन सकता तो लानत है मेरी ज़िंदगी पर। पहाड़ी तो कुछ भी नहीं, तुम्हें उठाकर मैं कोहकाफ चढ़ सकता हूँ। तुम्हें यूं ही अपने बाजुओं में लिए मैं दुनिया की कोई भी जंग लड़ सकता हूँ। तुम्हें पता है, अगर तुम्हारा सहारा हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी ख्वाहिश और सारी खुशियाँ तुमसे शुरू होकर तुम पर ही ख़त्म होती हैं। वो मुस्कुराते हुए उसे यूं ही अपने बाहों में उठाए चले जा रहा था, जबकि उसके लफ्ज़ों की सच्चाई महसूस करती वो उसके सीने में चेहरा छुपा गई। आई लव यू। उसके इस तरह चेहरा छुपाने पर वो उसके कान के करीब झुकते सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। उसने चेहरा उठाकर उसे देखा और फिर मुस्कुरा कर दोबारा सर उसके सीने पर रख गई। ऐसे शर्माओगी तो होश खो दूंगा, वो फिर से बोला, जबकि वो कुछ भी बोले बगैर उसके सीने में सर छुपाए मुस्कुराती रही, और उसकी ये मुस्कुराहट उसके दिल में मीठी मीठी सी गुदगुदी कर रही थी। अब कैसे हो ज़रान शाह, बहुत बड़ा पंगा ले लिया है तुमने। इस दफ़ा वो लोग बिखरे हुए शेर बने हुए फिर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस केस में हाथ डालना चाहिए था। वो उस वक्त अदालत में मौजूद था जब उसका एक साथी वकील आकर उससे कहने लगा, यकीनन वो मुखालिफ पार्टी का वकील था। डरो मत, इंशाल्लाह तुम्हारे लिए मैं नरमी करने की कोशिश करूँगा। वो उसे देखते इस अंदाज में बोला कि वो सर से पैर तक जल कर रह गया। ओह, तो तुम्हें ये लग रहा है कि मैं तुमसे डर रहा हूँ? तुमसे? सरान शाह, एक दफ़ा उन लोगों की पावर का अंदाज़ा तो लगा लेते, फिर इस केस को अपने हाथ में लेते। बात बात पर कत्ल करते हैं ये लोग, और तुम इसी केस में हाथ डालने जा रहे हो। अंदाज़ा भी है कि कितने ख़तरनाक हैं ये लोग। अगर वो लोग ख़तरनाक होते या फिर पावर में होते तो इस वक्त इनका वो भाई जेल में ना होता जिसे मैंने अंदर करवाया था 3 साल पहले। ज़रा सोचो, उस वक्त मैं नया नया वकील बना था और इस वक्त मैं पाकिस्तान के टॉप वकीलों में एक हूँ। तुम्हें लगता है वो मेरे हाथ से बचकर निकल जाएंगे?
मुझे लोगों का करियर खाने का शौक नहीं है, तुम जानते हो, और तुम तो मेरे क्लास फेलो रह चुके हो। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से तुम्हारा करियर ख़राब हो, पीछे हट जाओ। वो उसे देखते हुए मशवरे से नवाज रहा था। ज़रान, जीतोगे तो तुम तब जब तुम्हारे पास इस केस के लिए कोई सबूत होगा। वो बोला तो अब की दफ़ा ज़रान ने उसे देखकर अफसोस से उसके कंधे को थपथपाया। ये बच्चों वाली ट्रिक्स छोड़ दो, दूसरे के मुंह से बात निकलवाने के लिए। अब तो बच्चे भी इस गेम से वाकिफ़ हो चुके हैं, वो भी आसानी से मुंह नहीं खोलते। खैर, मैं भी कोई काम खाली हाथ नहीं करता। ये केस जीतने के कोई चांसेस नहीं है तुम्हारे, पीछे हट जाओ। फजूल में तुम्हारे करियर पर दाग लग जाएगा। मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ भी हो। ये भी देख लेते हैं ज़रान शाह, हो सकता है कि इस दफ़ा दाग तुम्हारे करियर पर लगने वाला हो। इतना भी यकीन नहीं करना चाहिए खुद पर। वो उसे देखते हुए बोला तो अब की दफ़ा ज़रान का कहकहा बड़ा बेसाख्ता था। कुत्ता पालो अनवर हुसैन, मगर खुशफहमी ना पालो। अगली मुलाकात कोर्ट के अंदर होगी। वो मुस्कुराकर उसका कंधा थपथपाकर आगे बढ़ गया, जबकि वो गुस्से से मुठियां भींचता उसे जाते हुए देखता रह गया। बहुत बड़ी प्लानिंग की गई थी उसके खिलाफ, और अब उसने इसी प्लानिंग के मुताबिक काम करना था। वो आसानी से ज़रान शाह को जीतने नहीं देने वाला था, बस उसे इतना पता था। अब तो उतार दें, हम आ चुके हैं पहाड़ी की चोटी पर। अब क्या होटल के अंदर भी यूं ही उठा कर ले जाएंगे मुझे? वो उसे घूरते हुए बोली तो वो हल्का सा मुस्कुराकर उसे ज़मीन पर सीधा खड़ा कर चुका था। उसने एक नज़र नीचे की तरफ देखा तो दूर उस पेट्रोल पंप पर उसकी गाड़ी बिल्कुल छोटी सी नज़र आ रही थी। क्या देख रहे हैं, कितनी हिम्मत दिखाई कि वहाँ से मुझे यहाँ तक उठा कर लेकर आए। वैसे आपकी कमर सलामत है ना? उसने शरारती अंदाज में पूछा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। लगता है मैं ज़्यादा भारी नहीं हूँ। उसके मुस्कुरा कर आगे चलने पर वो उसके पीछे चलती हुई बोली, तुम मुझ पर हरगिज़ बोझ नहीं हो, ना आज ना आने वाली ज़िंदगी में कभी। तुम तो मेरी जान हो, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें यूं ही अपने बाजुओं में उठा कर ले चलूँगा। वो उसका हाथ मजबूती से थामता सामने मौजूद होटल की तरफ कदम बढ़ा गया, जबकि ईज़ा ने जवाब में कुछ नहीं कहा। जी साहब जी, क्या लाऊं आपके लिए? मीठी चाय, चीनी वाली कड़क चाय पत्ती, या नमक वाली चाय, या वो चाय जिसमें चीनी तेज़ हो, या वो चाय जिसमें आपकी नींद भाग जाए, या वो चाय जिसे पीते ही नींद आ जाए, या फिर स्पेशल मोहब्बत वाली चाय? एक छोटा सा बच्चा उनके सामने आते जल्दी जल्दी टेबल पर कपड़ा मारते तेज तेज बोल रहा था, जबकि उसके इस तरह से बोलने पर इज़ा एक्साइटेड होकर उसे देखने लगी, जबकि दामियार नफ़ी में सर हिलाता उसको ब्रेक लगवा चुका था। ओ भाई, नहीं चाहिए तुम्हारी मोहब्बत वाली चाय। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी मोहब्बत मिली है अपनी बीवी से। सिर्फ एक कप चाय मेरी मिसेस के लिए। ये कड़वी चाय नहीं पीनी, हल्की मीठी वाली पत्ती वाली, हल्की मीठी वाली चाय पत्ती, और नमक होना चाहिए, क्योंकि नमक के बगैर चाय कच्ची लगती है। वो उस छोटे से बच्चे को देखते बोला तो ईज़ा ने एक नज़र उसे देखा। वो कैसे जानता था ये सब कुछ, कि वो चाय का भी ध्यान रखता था उसकी। ओके जी साहब जी, अभी आती है आपकी चाय, बस 2 मिनट इंतज़ार करें। आप नहीं पियेंगे चाय? ईज़ा ने उससे पूछा। नहीं, मैं नहाने के बाद चाय नहीं पीता। वो आंख दबाकर बोला तो ईज़ा खिलखिलाकर हंसी। मैं अपने कप से हरगिज़ शेयर नहीं करती, पहले बता रही हूँ, मेरा मज़ा ख़राब हो जाता है। वो बड़ी कम आवाज़ में मिनमिनाई। आई प्रॉमिस मैं तुमसे मांगूंगा भी नहीं। अगर आप मांगेंगे भी तो मैं नहीं दूंगी, वो फ़ौरन से बोली, जबकि दामियार ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया। जब वो छोटा लड़का हाथ में कांच का ग्लास पकड़े उसकी तरफ चाय डाली उसकी टेबल पर रखकर वापस चला गया। ये तो गर्म होगा ग्लास, इसे चाय कैसे पियेंगे? उसने लड़के को बुलाकर पूछा। साहब जी, असल मज़ा तो इसी में है ना, हाथ भी जले और मुंह भी। हाय क्या बात है चाय पीने की, क्या मज़ा आता है। वो कहकर पलट गया, जबकि उसके मज़े की ऐसी की तैसी करने के लिए दामियार उठने ही लगा था कि उसका हाथ थाम कर उसे वापस चारपाई पर बिठा गए। कोई बात नहीं, मैं पी लूँगी, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब पी लूँगी। हाथ बहुत जलते हैं मेरे, वरना चाय अंदर जाते हुए मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन जब तक ये ठंडा होगा चाय तो पानी बन जाएगी। वो परेशानी से कहने लगी, जब दामियार उसके पास बैठते कप को उठाकर फूंक मारता उसके मुंह के करीब ले गया। वो हैरानगी से उसे देखने लगी। आपका हाथ नहीं जल रहा? उसे देखते हुए पूछने लगी तो उसने नफी में सर हिलाया। जब उसने उसकी कम जब उसने उसके हाथ पर कप के ऊपर हाथ रखना चाहा तो दामियार ने कप पीछे किया। हाथ जलेगा तुम्हारा, तुम सिर्फ पियो, मैंने पकड़ा हुआ है ना। वो उसके हाथ पीछे हटाकर कप दोबारा से उसके लबों के पास लाया। ईज़ा ने आहिस्ता से गर्म चाय का घूंट भरा था। ज़्यादा गर्म तो नहीं है? उसने पूछा तो ईज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे ऐसी गर्म चाय पसंद है, अगर इसमें हैंडल होता ना तो मैं उठा लेती। दोबारा से चाय का घूंट लेते वो बोली तो दामियार आहिस्ता से मुस्कुराया। मेरा हाथ तुम्हारा हैंडल ही है, वो सरगोशीनुमा आवाज़ में बोला तो ईज़ा ने एक नज़र उसके चेहरे पर देखा और फिर मुस्कुराकर उसके हाथ को बाजू के करीब से पकड़ लिया। अच्छा लग रहा था उसका इस तरह से केयर करना, उसे इस तरह इजहार मोहब्बत करना, और फिर चाहा जाना किसे बुरा लगता है। मोहब्बत तो उससे की जाती है जो इंसान मोहब्बत के लायक होता है, और मोहब्बत के लायक थी। वो उसका हाथ अपने करीब किए चाय का सिप लेती हल्का सा मुस्कुराई। इतनी मज़े की है कि तुम पीते तो मुस्कुरा रही हो,
इतनी मज़े की है कि तुम पीते हुए भी मुस्कुरा रही हो। उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगा। मज़े की तो है, लेकिन मैं शेयर नहीं करूँगी। वो एक और सिप लेते हुए बोली तो अब की दफ़ा दामियार की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई। मैं कसम खाता हूँ मैं तुमसे नहीं मांगने वाला। वो हंसते हुए बोला। बहुत मज़े की है और मैंने ख़त्म भी कर लिया है। वो आखिरी घूंट लेते एहसान करने वाले अंदाज में उसे बता रही थी कि चाय वाकई बहुत मज़े की थी। अब वापस नीचे चलना है। वो लड़के को बुलाकर पेमेंट करते उससे कहने लगा। और आना मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन उतरूंगी मैं अपने पैरों से। मुझे उतरने में कोई मसला नहीं है। इससे पहले कि वो कुछ कहता या उसे उठाने की ज़हमत करता, वो पहले बोल पड़ी और फिर जैसे ही उसने पेमेंट की वो उठकर उसके आगे आगे चल दी। वो भी उसके साथ साथ कदम से कदम मिलाता नीचे की तरफ जाने लगा। पता नहीं क्या हुआ था, अचानक से शहीर और अरूश में कुछ गड़बड़ लग रही थी। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। जहाँ अरूश बैठी होती शहीर वो जगह छोड़ देता और जहाँ शहीर बैठा होता अरूश वहाँ आती ही नहीं थी। अम्मा को तो कुछ गलत लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी शहीर हर रोज़ मुलाजिम को कहकर उसे बुलाता कि अस्पताल उसके बाबा को देखने चलना है। पता नहीं दोनों में क्या चल रहा था। पहले तो सब ठीक ठाक लग रहा था सब कुछ, लेकिन आज से तो शहीर की हरकतें भी उन्हें अजीब लग रही थी। वो भी अरूज से कुछ उखड़ा उखड़ा था। ना तो उससे बात कर रहा था और ना ही रोज़ की तरह उसे रोक टोक रहा था। वो अपनी मर्जी से पहले काफ़ी देर नीचे बैठी टीवी देखती रही, फिर कमरे में चली गई। फिर शाम को बाहर आकर उनके खाना बनाने में उसकी मदद करने की जिद करने लगी। उन्होंने इनकार किया तो वो भी किचन से नहीं गई थी। सब घर वालों के साथ उसका रिलेशनशिप बिल्कुल सही था। वो सबके साथ बहुत प्यार से रहती, सबके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी उसकी। खासकर जोरिश के साथ तो अलग ही बाउंडिंग थी उसकी, लेकिन जिसके साथ होनी चाहिए उसके साथ नहीं थी। ये क्या चल रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। शहीर तुम मैं और अरूश शहीर तुम में और अरूश में सब ठीक है ना बेटा? वो उनके पास आकर बैठा तो अम्मी परेशानी से पूछने लगी, जबकि दादी का ध्यान भी उसी की तरफ था। जी हम में सब कुछ ठीक है, आप परेशान मत हो, उसने उन्हें देखते हुए कहा। जबकि अम्मी की परेशानी तो इस तरह से ख़त्म नहीं हो सकती थी। साफ लग रहा था कि उन दोनों में कुछ ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी शहीर कह रहा था कि सब कुछ ठीक है। वो शहीर से बहस नहीं कर सकती थी, लेकिन इतना वो भी समझ पा रही थी कि उन दोनों में कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर हुई है। मत बता तू कुछ भी, मैं अरूज से पूछ लूँगी कि आखिर मसला क्या है। वो इतनी उदास और परेशान क्यों है, वो खुद बताएगी मुझे। अम्मी ने नाराज़गी से उसे देखते हुए कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। अरे अम्मी, आप भी ना ज़रा सी बात को कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। बस हल्की सी लड़ाई हो गई हम दोनों में, वो अपना ख्याल नहीं रखती ना, इस वजह से मैंने थोड़ा सा डांट दिया तो नाराज़ होकर बैठ के। लेकिन मैंने किसी गलत चीज़ पर तो नहीं डांटा ना, इसीलिए उसका यूँ नाराज़ होना मुझे पसंद नहीं आया। अच्छा अम्मी, जैसे अब अच्छा अम्मी जैसे अब बात की तह तक पहुंची, जबकि उन्हें यकीन करते पाकर वो कुछ रिलैक्स हुआ। देख बेटा, वो माँ बनने वाली है। ये जो 9 महीने होते हैं ना, उसमें लड़की का मूड कभी कुछ तो कभी कुछ होता है। लड़की को खुद समझ नहीं आता कि वो क्या करना चाहती है और क्या नहीं। तो ऐसे में ना बेटा उसे डांटा मत कर, उस पर गुस्सा मत हुआ कर। आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो जाएगी, उसे सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। उसे वक्त की ज़रूरत है, तुम भी समझ जाओगी उसकी सिचुएशन को। किसी भी लड़की के लिए ये वक्त थोड़ा मुश्किल होता है, ऐसे में उसके घर वाले, उसका शोहर ही उसको समझता है और तुम्हें समझना भी चाहिए। अम्मी उसे समझाते हुए बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो उन्हें अब क्या बताता कि उनकी बहू अब सोचने समझने वाली कैफियत से निकल चुकी है। उसका दिमाग तो ज़रूरत से ज़्यादा ही चला रखा था उसकी ताई ने, लेकिन उसका हल भी वो जल्द निकालने वाला था। रात होटल पहुंचते पहुंचते उन्हें काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी। जब स्ट्रीट फूड से गुजरते खुशबू ने उसको पूरी तरह से बाहर की तरफ मुतवज्जो किया। मुझे तिक्का बोटी खाना है, वो उसकी तरफ देखते बोली तो वो हैरत से उसे देखने लगा। इज़ा मेरी जान, ये जगह ठीक नहीं, ये साफ़ नहीं है। सब कुछ स्ट्रीट फूड में इस तरह से बाहर रखा जाता है, मुझे ठीक नहीं लगता इस तरह कुछ भी सड़क से खाना। वो उसे देख समझाते हुए बोला, ये क्या बात हुई, क्यों ठीक नहीं? खाना सारी दुनिया खाती है, क्या ये सब लोग पागल हैं? और स्ट्रीट फूड में हम कुछ भी अपनी पसंद का अपनी मर्ज़ी के मुताबिक खा सकते हैं। बातें ना बनाएं, अगर नहीं खिलाना चाहते तो साफ इनकार करें। वो उसे घूरते हुए बोली तो दामियार ने गाड़ी एक साइड पर रोकी जहाँ टिक्का बोटी के काफ़ी सारे ठेले थे। जी साहब जी, क्या चाहिए आपको? एक आदमी उसके पास आते हुए बोला था। अंकल 2 टिक्का बोटी की प्लेटें ले आए। वो उसे देखते हुए बोली तो दामियार ने इनकार किया। इज़ा मैं नहीं खा रहा, ये सिर्फ तुम खा रही हो, एक ही, दोनों मेरे लिए हैं, मैं आपके लिए मंगवा भी नहीं रही, आप सिर्फ पेमेंट करेंगे। वो उसकी बात काटते बोली, जबकि उसने खामोशी से उस आदमी को जाने का इशारा कर दिया। हैरत है, आपको सफ़र में भूख नहीं लगती? सफ़र में मेरी तो भूख 4 गुना हो जाती है।
और फिर फेवरेट चीज़ें तो कभी कभार मिलती हैं ना, इनके लिए तो मैं दीवानी हूँ। वो मज़े से उसे बता रही थी। बाकी सब कुछ ठीक है ईज़ा, लेकिन तुम्हारी इस पसंद पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। हम किसी 7 स्टार होटल से बेहतरीन तिक्के बोटी बनवा कर खा सकते हैं, इससे बेहतर और साफ़ सुथरे। वो उसे देखते हुए बोला, आप मेरा दिल ख़राब करने की कोशिश ना करें। पहली बात तो ये, और दूसरी मेरी बात, बड़े और शानदार होटलों में भी गोश्त सड़कों से ही लेकर आते हैं। आप अपना काट कर हमें बोटियाँ नहीं सेक कर देते। उनका तरीक़ाकार भी यही होता है। फ़र्क ये है कि वो होटल के बड़े बड़े किचन्स में छुप कर काम करते हैं और ये यूँ सड़क पर सबके सामने। देखें, उस आदमी ने हाथ पर ग्लव्स पहने हैं, आपके सामने सीख पर बोटी लगा रहा है, बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से, कोई गंदगी नहीं। और वहाँ हमें क्या पता कि उस बंद कमरे में क्या होता है। मुर्गे का गोश्त कहकर वो आपको उल्लू की बोटियाँ खिलवा दें। आप तो बस ये सोच सोच कर खुश होते रहते हैं कि बड़े होटल्स की ये डिश आ गई हमारे सामने। आपको अंदाज़ा भी है। वो भी कुछ कहने ही वाली थी कि दामियार ने हाथ जोड़ दिए। बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे गलतफहमी थी, मैं गलत था, फजूल सोचता रहता था उल्टी सीधी तरह से। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इनसे साफ लोग तो दुनिया में हैं ही नहीं। खुदा के लिए मेरा यकीन होटल वालों से मत उठवाओ। उसके सामने हाथ जोड़ते हुए वो बोला तो अच्छे बच्चे की तरह उसकी बात मानकर हाँ में सर हिलाती अपनी प्लेट का इंतज़ार करने लगी। जब दामियार का ध्यान सामने की तरफ गया, तकरीबन 10-12 साल की वो लड़की होगी, या शायद उससे थोड़ी ज़्यादा, लेकिन वो हद दर्जा कमज़ोर थी। उसकी हड्डियां बाहर को निकली हुई थीं, जबकि चेहरे पर सिवाय आंखों के और कुछ भी वाजे ना था। बिल्कुल छोटे छोटे सूखे हुए होंठ, छोटी सी नाजुक रंगत, लेकिन साफ थी वो। लेकिन उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और उन आंखों के नीचे सुर्ख लाइन जो उसकी कमज़ोरी की वजाहत दे रही थी। चेहरे पर निकली हुई हड्डी, वो बहुत कमज़ोर थी। जिस्म जैसे लागिर था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कोई शनाख्त थी। वो हाथ में कोई डब्बा पकड़े हुए गाड़ी के करीब से गुजरी तो भी दामियार का ध्यान उसी की तरफ था। दामियार ने आहिस्ता से गाड़ी का दरवाज़ा खोला। ईज़ा ने एक नज़र उसे देखा, लेकिन पूछा कुछ नहीं, क्योंकि उसकी तिक्का बोटी की प्लेट आ चुकी थी। अंकल पानी भी दे जाएं प्लीज़, ईज़ा ने उस आदमी को मुखातिब करते हुए कहा, जबकि दामियार गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते पीछे की तरफ चला गया। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उस छोटी सी लड़की के पीछे चल रहा था, जो छोटे छोटे कदम उठाती बार बार सर से सरकते दुपट्टे को संभाल कर वापस सर पर रखती थी। आहिस्ता आहिस्ता चलती वो सुनसान सड़क की तरफ आ गई, जहाँ अंधेरा छाया हुआ था। किसी की आहट महसूस करके गली में मौजूद कुत्ता भौंकने लगा, जबकि शायद अंधेरे में उस लड़की को डर लग रहा था। उसने आगे पीछे देखा और ज़मीन से पत्थर उठाकर आगे की तरफ फेंका, जिससे वो कुत्ता उसका रास्ता छोड़ गया। लेकिन फिर भी दामियार के कदम नहीं रुके। वो उसके पीछे पीछे आ रहा था। वो क्यों चल रहा था उसके पीछे वो खुद भी नहीं जानता था, लेकिन वो अपने कदमों को रोक नहीं पाया। वो लड़की अब एक घर के बाहर खड़ी थी और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी। अम्मा दरवाज़ा खोलो, कुत्ता आ जाएगा। उसने तीसरी चौथी दफ़ा दरवाज़ा बजाते हुए साथ आवाज़ दी, जब अचानक दरवाज़ा खुला और एक औरत बाहर निकली। अम्मारा दिमाग ख़राब है तुम्हारा। मैंने तुम्हें क्या कहकर भेजा था कि सारा दिन उनके झूले पर मत चढ़ी रहना, दूध लेकर वापस आना घर। तुम अब आ रही हो अंधेरा ढलने के बाद। उसने खूबसूरत सी औरत को उस बच्ची को डांटते हुए सुना। मेरी सहेलियों ने रोक लिया था ना, अब आ गई हूँ ना। वो दूध का डब्बा उसके हवाले करती हुई बोली, जबकि वो औरत उसे अंदर ले जाती दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता उस घर के सामने आ रुका, जब अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो जैसे होश में आते अपने पीछे मौजूद ईज़ा को देखने लगा। यहाँ क्या कर रहे हैं आप इतने अंधेरे में? चलिए वहाँ चलकर पैसे दीजिए उन अंकल को। यहाँ क्यों चले आए? चलिए चलकर पैसे दीजिए उन अंकल को। यहाँ क्यों चले आए आप? उसने उसे देखते हुए पूछा तो उसने एक दफ़ा फिर से पीछे की तरफ देखा। एक तरफ अंधेरा था तो दूसरी तरफ रोशनियों से सजा बाजार। यहाँ क्यों आए थे आप? वो उसके साथ वापस ऊपर को जाते हुए पूछने लगी। कुछ नहीं, बस वो छोटी सी बच्ची जो हमारी गाड़ी के करीब से गुजर गई थी ना, उसे देखा। मैं उसे देखने आया था कि वो किस तरफ जा रही है। क्या मतलब, आप उस बच्ची को देखने के लिए क्यों आए थे? वो हैरत से पूछने लगी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मैं उस बच्ची को जानता हूँ, लेकिन मैं इस तरफ पहले कभी नहीं आया, तो शायद मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन उसका चेहरा शायद मेरी किसी जानने पहचानने वाली से मिलता है। वो बोला तो ईज़ा ने उसे घूर कर देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा वो साफ देख चुका था। यार गलत मतलब मत निकालो, मैं अच्छे वे में किसी जानने वाले की बात कर रहा हूँ। वो उसके गिर्द बाजुओं का हिसार बनाता उसे लिए वापस बाजार की तरफ आया तो ईज़ा उसके इस तरह कहने पर मुस्कुरा दी। जबकि वहाँ वापस आते उसने सबसे पहले अंकल को पेमेंट की और फिर ईज़ा के साथ होटल के लिए निकला, जहाँ वो 3 दिन रहने वाले थे। वो कमरे में आया तो जोरिश कमरे में ही थी।
अरे आप आ गए इतनी जल्दी। उसे सरे शाम घर देखकर वो खुश हुई थी, वहीं वो हैरत का इजहार भी कर गई जबकि बारिक का मुंह फिर से बन गया। बहुत जल्दी आ गया क्या? तुम्हें तो बड़ा दुख हो रहा होगा मेरे जल्दी आने पर। वापस चला जाता हूँ, वो ज़रा सख्ती से गोया हुआ जबकि जोरिश तो उसे घूर कर रह गई। जिसका दिमाग आजकल हर बात पर उल्टा ही चल रहा था, उसकी बात का वो बुरा ही मान रहा था, बल्कि हर बात का बुरा मान रहा था। किसी तरह से वो उसकी बात को सही ले ऐसा हो ही नहीं सकता था आज की तारीख में। बल्कि आज की तारीख में क्या, जब से निमरा वाला वाकया पेश आया था तब से उसका मुंह बना हुआ था इस तरह। जब दिल करता तब उसके पास आ जाता और वैसे हर वक्त मुंह पर गुस्सा सजा के रखता। ठीक है, उसने गलती कर दी थी, उसका नाराज़ होना बनता था, लेकिन उसने तो नाराज़गी को सर पर ही सवार कर लिया था। किसी तरह से वो उसकी कोई बात मानने को तैयार ही ना था। हर वक्त गुस्सा गुस्सा और सिर्फ गुस्सा। उसका ये गुस्सा कभी कभी तो जोरिश पी जाती, लेकिन कभी कभी उसे भी गुस्सा आ जाता, लेकिन वो आगे से कहती कुछ नहीं थी क्योंकि फ़िलहाल गलती पर वो खुद थी और गलती पर होने की वजह से वो बारिक को कुछ कहने के काबिल भी नहीं थी। और ऊपर से यहाँ से जाते ही वहाँ निमरा का रिश्ता तय हो गया। वो लड़की उसके सामने बड़े बड़े दावे कर रही थी कि वो बारिक से मोहब्बत करती है और बारिक के बगैर रह नहीं सकती। वही लड़की वहाँ जाते ही अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही थी। कितने ड्रामे किए थे उसने उसके सामने कि वो मोहब्बत करती है बारिक से, बारिक उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत है, बारिक ना मिला तो वो मर जाएगी, वो कभी किसी और से शादी नहीं करेगी। और तो और वो बारिक के भी खिलाफ करने की कोशिश करती रही थी उसे। ये कह कर के उसका और बारिक का चक्कर चल रहा था उसकी शादी से पहले, लेकिन इज़ा उनकी लव स्टोरी की विलन बन गई थी। ये तो अलग बात थी कि इज़ा ने खुद ही इससे पहले बता दिया था उसे कि बारिक की शादी पुप्पो की बेटी के साथ हो जानी थी अगर वो अपने भाई को ना बचाती तो। और अपनी ही सोचों में डूबी वो सामने देख रही थी जो अभी भी नहा कर निकला था। मेरे आने की खुशी में बेहोश हो गई हो क्या? तब भी यहीं बैठी थी और अब वापस आया हूँ तब भी यहीं बैठी हो। वो उसे घूरते हुए बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं। वो उसे देख कर बोली तो अगले ही लम्हे परेशान होता उसके सामने बैठ गया वो। जोरिश क्या हुआ तुम्हें, तबीयत ठीक क्यों नहीं है? ओह मैं समझा, प्रेगनेंसी में लेडीज़ की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तुम्हारी भी हो गई होगी। मैं ऐसा करता हूँ डॉक्टर को लेकर आता हूँ, वो तुम्हें चेक कर लेगी। और ऐसा करता हूँ अम्मी को भेज देता हूँ तुम्हारे पास, वो यहाँ बैठेंगी तुम्हारे पास तो तुम अच्छा फील करोगी। वो परेशानी से कहता शर्ट पहनते जल्दी से कमरे से निकल रहा था जब वो उसकी फुर्तियाँ देखते भाग कर उसके पास आती उसका बाजू थाम गई। नहीं वो वाली बीमारी नहीं है, वो दरअसल मेरे अंदर ना विटामिन हस्बैंड के प्यार की कमी हो गई है, इसलिए बीमार हूँ। आपको मेरी शक्ल से पता नहीं चल रहा कितनी बीमार हूँ? देखिए मेरा चेहरा कितना सफ़ेद पड़ गया। ज़बरदस्ती अपना चेहरा उसके पास करते वो बोली तो बारिक ने अपनी हंसी कंट्रोल करते उसे घूरा। आपको मुझे घूरना नहीं चाहिए, बल्कि मेरी विटामिन हस्बैंड के प्यार की कमी को दूर करना चाहिए। उल्टी सीधी सोचें सोचती रहती हो तुम, रोमांस के अलावा ज़िंदगी में और भी कुछ सोचना चाहिए तुम्हें। वो गुस्से से उसे घूरता कमरे से निकल गया, जबकि कमरे से निकलते उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी वो उसके साथ नीचे आ गया, जबकि वो तो पीछे से बस उसे देखती रह गई। अब ये भी ताना सुनने को मिलना था कि उसको रोमांस सूझता है, और यहाँ उसका शोर जो आजकल उसे घास नहीं डाल रहा था, पिछले 10 महीनों से किंग ऑफ रोमांस बना घूम रहा था, अचानक ही किंग ऑफ रोमांस का सारा रोमांस निकल गया और वो ताने खा रही थी। अब आए ना मेरे पास, मैं भी इसे ऐसे ही नखरे करूँगी, फिर एहसास होगा मेरा। वो नाराज़गी से बोली, ज़बर मैं आपकी लाइफ में आई पहली इतनी प्यारी लड़की हूँ ना, आपका मुझसे पहले किसी लड़की के साथ अफेयर था क्या? वो खाने की मेज़ पर खाना खा रहे थे जब अचानक शनाया ने सवाल किया। बारिक तो बस एक नज़र उसे देखता चेहरा झुका गया, जबकि जोरिश ने उसे टोकने के लिए नीचे से पैर पे पैर मारा। वो तो खुदा का शुक्र था कि घर के सारे बड़े खाना खा चुके थे और उस वक्त टेबल पर सिर्फ वही चारों मौजूद थे। क्या हुआ जोरिश भाभी, आप ठीक तो हैं ना? वो टेबल के नीचे झुकते उसके पैर को देखने लगी। हाँ ठीक हूँ, तुम फजूल बातें करना छोड़ो और खाना खाओ। वो उसकी प्लेट में चावल डालते हुए बोली, फजूल बात नहीं कर रही मैं जोरिश भाभी, वेरी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि इसका कोई अफेयर तो नहीं था ना शादी से पहले? हाँ हाँ बताओ ज़बर, शनाया को बताओ कि तुम्हारा कोई अफेयर था या नहीं। इससे प्रीति कोई लड़की तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आई थी शहीर? शहीर जो अभी अभी वापस आया था कुर्सी घसीट कर उनके पास ही बैठ गया। नहीं मेरा कोई अफेयर नहीं था, तुम मेरी ज़िंदगी में आई पहली और आखिरी प्यारी लड़की हो। वो उसे देखते हुए बोला, जिस पर शनाया को जहाँ सुकून मिला वहीं ज़बर बेचारा सबके आगे शर्मिंदा होकर रह गया। भाभी अरूज ने खाना खाया? शहीर ने माहौल को अलग रंग देने की कोशिश करते हुए जोरिश को मुखातिब किया। मैंने उसे खाना दे दिया था, उसने खा लिया था, लगता है तबीयत ख़राब है उसकी, कुछ दिन से चुप चुप सी है। ऐसा करिएगा उसे अस्पताल ले जाइएगा, डॉक्टर उसका ठीक से चेकअप कर लेगी तो तबीयत ज़रा संभल जाएगी उसकी। वो उसे देखते हुए कह रही थी, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिला गया। सब घर वाले उसकी खामोशी महसूस कर चुके थे, जबकि उसके पास कोई जवाब नहीं था जिसे देकर वो उन सबको मुतमईन कर पाता। वो सब उसकी फ़िक्र करते थे और वो अपनी ताई की फजूल बातों की वजह से इतने ख़ास रिश्तों को ख़राब कर रही थी, लेकिन वो उसे कोई बड़ी गलती करने का मौका नहीं देना चाहता था। उसने सोच लिया था कि वो अरूज की अकल जल्द से जल्द ठिकाने लगाएगा।